टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम अर्थात साम्य अवस्था के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 9th वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने अपने 8th वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने सक्रिय द्रव्यमान, द्रवणपाती क्रिया का नियम, साम्य स्थिरांक, केसी और केपी में संबंध, इन सब थ्योरीज को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम द्रवणपाती क्रिया नियम के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप एक बार हमारा 4th थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर अवश्य देखिएगा। इस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर में हमने द्रवणपाती क्रिया का नियम अर्थात लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया है। जब हम द्रवणपाती क्रिया नियम के एप्लीकेशंस अर्थात अनुप्रयोगों को बारे में बात करते हैं तो हमें पहले उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में ज्ञात होना चाहिए। उत्क्रमणीय अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शन वह अभिक्रियाएं होती हैं जो कि अग्र दिशा अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन और पश्च दिशा अर्थात बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों ही दिशाओं में होती हैं। ये दोनों ही दिशाओं में इनकम्प्लीट होती हैं। रासायनिक साम्य अवस्था में आना इनका विशेष लक्षण होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं तथा विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इस वीडियो लेक्चर में हम समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर द्रवणपाती क्रिया का नियम तथा विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर द्रवणपाती क्रिया के नियम को स्पष्ट करेंगे। आइए समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रिया को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, वह रासायनिक साम्य जिसमें अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट तथा उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट समान भौतिक अवस्था द्रव या गैस में होते हैं समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद समान भौतिक अवस्था में होने चाहिए, या तो वह द्रव अवस्था में होने चाहिए या फिर वह गैस अवस्था में होने चाहिए। ठोस अवस्था के अभिकारक और उत्पाद रासायनिक साम्य को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ठोस प्रकार के अभिकारक और उत्पादों का वर्णन नहीं किया गया है। उनका सक्रिय द्रव्यमान 1 माना जाता है। इसको हम आगे के अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वह उत्क्रमणीय साम्य जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद समान भौतिक अवस्था में होते हैं, या तो वह गैस अवस्था में होते हैं या फिर द्रव अवस्था में होते हैं, समांगी उत्क्रमणीय साम्य कहलाते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सामने एग्जाम्पल नंबर 1 में देख रहे हैं, H2 गैस प्लस I2 गैस इक्वल टू 2HI गैस, ये एक समांगी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर अभिकारक अर्थात H2 और I2 गैस अवस्था में है तथा उत्पाद अर्थात HIV गैस अवस्था में है। यदि इसके लिए हम द्रवणपाती क्रिया का नियम अप्लाई करें और उसके आधार पर हम इसका साम्य स्थिरांक Kc निकालें तो वह होगा HI के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 बटे H2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू I2 का सक्रिय द्रव्यमान। एक और प्रकार का साम्य स्थिरांक होता है जिसे स्थिर दाब पर साम्य स्थिरांक कहते हैं और उसे Kp से प्रदर्शित करते हैं, वो भी हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, HI के आंशिक दाब की घात 2 बटे H2 का आंशिक दाब इंटू I2 का आंशिक दाब। सामने एक और एग्जाम्पल लिया गया है जो कि समांगी उत्क्रमणीय रासायनिक साम्य को प्रदर्शित करता है। N2O4 गैस इक्वल टू 2NO2 गैस। यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद दोनों ही गैस अवस्था में है। Kc निकाल सकते हैं NO2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 बटे N2O4 का सक्रिय द्रव्यमान। इस प्रकार से हम Kp भी यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं जो कि NO2 के आंशिक दाब की घात 2 बटे N2O4 के आंशिक दाब के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में जो कि एक समांगी उत्क्रमणीय साम्य है, Kc और Kp को हम निकाल सकते हैं। इसको आप अपने आप ही समझ सकते हैं। सामने एग्जाम्पल नंबर 4 में एस्टर का निर्माण दे रखा है। जब हम CH3COOH लिक्विड की रिएक्शन C2H5OH लिक्विड से कराते हैं तो CH3COO एस्टर प्राप्त होता है और साथ में जल प्राप्त होता है जो कि द्रव अवस्था में है। ये एक समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यदि हम इसके लिए द्रवणपाती क्रिया नियम का अनुप्रयोग अप्लाई करें या Kc निकालें तो वह होगा CH3COO का सक्रिय द्रव्यमान इंटू H2O का सक्रिय द्रव्यमान बटे CH3COOH का सक्रिय द्रव्यमान इंटू C2H5OH का सक्रिय द्रव्यमान।
क्योंकि यहाँ पर सभी अभिकारक और उत्पाद द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में नहीं है, इसलिए इसका Kp 1 होगा। Kp तभी अप्लाई होता है जबकि अभिकारक और उत्पादों में से कोई गैस अवस्था में होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समांगी उत्क्रमणीय साम्य अवस्था पर द्रव्यपाती क्रिया नियम का अनुप्रयोग समझ गए होंगे। आइए विषमांगी उत्क्रमणीय साम्य अवस्था पर द्रव्यपाती क्रिया नियम के अनुप्रयोग को स्पष्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, विषमांगी रासायनिक साम्य अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं। ये भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस में से कुछ भी हो सकती है। जैसा कि सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा है, वह रासायनिक साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं विषमांगी रासायनिक साम्य कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा नीचे स्पष्ट किया गया है। CaCO3 सॉलिड इज इक्वल टू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अभिकारक है ये सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पर उत्पाद सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में है। तो ये एक विषमांगी रासायनिक साम्य का उदाहरण है। इस पर हम Kc अप्लाई करते हैं। Kc CaO का शक्ति द्रव्यमान इंटू CO2 का शक्ति द्रव्यमान अपॉन CaCO3 का शक्ति द्रव्यमान। क्योंकि जो ठोस होते हैं उनका शक्ति द्रव्यमान 1 होता है तो हम कह सकते हैं CaCO3 का शक्ति द्रव्यमान 1 होगा और CaO का भी शक्ति द्रव्यमान 1 होगा और इस प्रकार Kc बराबर CO2 का शक्ति द्रव्यमान। इस प्रकार से इसका शक्ति द्रव्यमान यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा क्योंकि CaCO3 का शक्ति द्रव्यमान 1 होना है और CaO का शक्ति द्रव्यमान भी 1 होता है। Kp केवल यहाँ पर CO2 गैस अवस्था में है, उसी के आंशिक दाब के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं Kp बराबर CO2 के आंशिक दाब। क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड है वह Kp में काउंट नहीं होंगे, वह गैस अवस्था, तो जो गैस अवस्था में होते हैं उन्हीं को हम Kp में काउंट करते हैं। आइए अन्य एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर एक आप अन्य एग्जाम्पल देख रहे होंगे। 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस इज इक्वल टू Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। ये एक विषमांगी रासायनिक साम्य का उदाहरण है। हम जानते हैं कि जो ठोस अभिकारक के उत्पाद होते हैं उनका शक्ति द्रव्यमान 1 होता है। तो यहाँ पर Kc H2 के शक्ति द्रव्यमान की घात 4 अपॉन H2O के शक्ति द्रव्यमान की घात 4 के बराबर होगा। यहाँ पर Fe चूंकि सॉलिड फॉर्म में है इसका शक्ति द्रव्यमान 1 होगा और Fe3O4 भी सॉलिड फॉर्म में है, इसका शक्ति द्रव्यमान भी 1 होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर Kp भी निकाल सकते हैं जो कि H2 के आंशिक दाब की घात 4 और H2O के आंशिक दाब की घात 4 के बराबर होगा। आइए एक अन्य एग्जाम्पल के द्वारा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। सामने एग्जाम्पल नंबर 3 में H2O लिक्विड इज इक्वल टू H2O गैस। ये एक विषमांगी रासायनिक साम्य है। इस पर हम Kc अप्लाई करते हैं। Kc बराबर H2O गैस का शक्ति द्रव्यमान अपॉन H2O लिक्विड का शक्ति द्रव्यमान, ये Kc होगा। जबकि यदि हम Kp निकालें तो हम जानते हैं Kp केवल गैस पर ही अप्लाई होता है और यहाँ पर उत्पाद गैस अवस्था में है तो हम कह सकते हैं H2O के आंशिक दाब के बराबर यहाँ पर Kp होगा। ये H2O लिक्विड पर डिपेंड नहीं करेगा। आइए एक अन्य एग्जाम्पल के द्वारा इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक अन्य विषमांगी रासायनिक साम्य अभिक्रिया देख रहे होंगे। Cu सॉलिड प्लस 2Ag आयन एक्वस इज इक्वल टू Cu आयन एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। इसके लिए हम Kc स्थापित करते हैं। Cu आयन एक्वस का शक्ति द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है इसका शक्ति द्रव्यमान 1 होता है, अपॉन यहाँ पर Cu सॉलिड फॉर्म में है इसका शक्ति द्रव्यमान 1 होगा, अपॉन Ag आयन के शक्ति द्रव्यमान की घात 2। इस प्रकार हम यहाँ पर Kc को स्थापित कर सकते हैं। यदि हम Kp को स्थापित करें तो Kp केवल गैसियस फॉर्म पर लागू होता है और यहाँ पर कोई भी अभिकारक या उत्पाद गैसियस अवस्था में या गैसीय अवस्था में नहीं है, इसलिए इसका Kp 1 होगा। तो इस प्रकार से हम रासायनिक
साम्य के अनुप्रयोग समांगी रासायनिक साम्य पर और विषमांगी रासायनिक साम्य पर समझ चुके हैं। आइए रासायनिक साम्य स्थिरांक के द्वारा हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं या इसका क्या महत्व है या इसकी क्या उपयोगिता है, इसको डिस्कस करते हैं। आइए साम्य स्थिरांक का क्या महत्व है इसको दो उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। हमने नीचे दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। इसके लिए साम्य स्थिरांक Kc का मान 4 है और दूसरा एक एग्जाम्पल में p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, इसमें Kc का मान हमने 6 मान रखा है। तो यदि Kc का मान अधिक होता है तो हमें इससे दो लाभ मिल सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है उत्पादों का स्थायित्व, वह रासायनिक साम्य अभिक्रिया जिसमें कि Kc अधिक होगा उसके उत्पाद अधिक स्थायी होंगे। और दूसरा जो इसका लाभ है या महत्व है वह है अभिक्रिया के अग्र दिशा में होने की माप। तो जिस रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया का Kc अधिक होता है वो शीघ्रता से अग्र दिशा में होती है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया नंबर 2 जिसमें कि p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, इसके लिए Kc हमने 6 स्थापित किया है। इसके उत्पाद अधिक स्थायी होंगे और ये तेजी से अग्र दिशा में होगी। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर मुक्त ऊर्जा और रासायनिक साम्य में क्या संबंध है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ पूछना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ